नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी चरण के बारे में। इससे पहले हमने बात की राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण की। कांग्रेस के ही जो प्रारंभिक नेता औपनिवेशिक स्वराज के लिए अंग्रेज शासन से प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें विश्वास था कि शासन के साथ सहयोग करने से, उनकी न्यायप्रियता स्वीकार करने से वो उन्हें प्राप्त हो जाएगा। पर समय और अनुभव ने उनकी इस धारणा को सत्य नहीं किया और इसका परिणाम यह निकला कि कांग्रेस के ही एक वर्ग में असंतोष और बेचैनी की भावना उभरने लगी। उन्हें लगा कि उदारवादियों की कार्यपद्धति से अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने अपनी पद्धति को बदला, उन्होंने अपनी मांग को बदला। औपनिवेशिक स्वराज की जगह पूर्ण स्वराज की मांग दोहराई गई। इसी को हम कांग्रेस या राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी चरण कहते हैं। उग्र राष्ट्रीयता का उदय न तो आकस्मिक था और न ही अन्य परिस्थितियों से अलग एक पृथक परिवर्तन था, वरन ये तो विभिन्न घटनाओं, परिस्थितियों और शक्तियों का स्वाभाविक परिणाम था। उग्र राष्ट्रीयता के जन्म के या राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी चरण के आने के बहुत से कारण थे। उदारवादियों के संवैधानिक सुधारों की दिशा में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप जो 1892 का अधिनियम पारित हुआ, वह स्वयं में बहुत असंतोषजनक था। संवैधानिक आधार पर जिन सुधारों की उम्मीद की जा रही थी, उस दिशा में बिल्कुल निराशाजनक सिद्ध हुआ। कांग्रेस के ही एक वर्ग में तीव्र भावना पनपने लगी कि भिक्षावृत्ति की राजनीति और प्रार्थनाओं से कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए कुछ अधिक ठोस और दबावकारी नीति के प्रयोग की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और यह रास्ता आंदोलन की उग्र पद्धति की आवश्यकता की ओर इंगित करने लगा था। पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति और जीवन मूल्यों के प्रति भारतीयों का मोह भंग होने लगा और भारतीय सभ्यता और संस्कृति और धर्म के प्रति सम्मान का भाव बढ़ने लगा। इस भावना को बढ़ाने में राष्ट्रवादी भारतीयों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में जो ऐतिहासिक भाषण दिया, उसमें उन्होंने हिंदू धर्म के महत्व को विश्व के सामने रखा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया। इस धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण ने भारतीयों में भी एक नवीन चेतना और आत्मविश्वास उत्पन्न किया। 19वीं सदी का अंतिम दशक भारतीयों के लिए भयंकर महामारी और अकाल की यातना का समय था। 1896 से 97 में भारत में भीषण अकाल पड़ा और सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य बिल्कुल अपर्याप्त थे। अभी ये कष्ट से भारतीय उबर भी न पाए थे कि 1897 और 98 में पूना में प्लेग फैल गया था। सरकार ने इस बीमारी को रोकने के लिए जो कदम उठाए वो अमानवीय थे और कठोर थे। लोगों की भावना, खासतौर पर धार्मिक भावना को कठोर आघात पहुंचा और यह असंतोष इतना अधिक बढ़ गया कि प्लेग कमिश्नर श्री रेन और उनके साथी अर्स्टन को दामोदर हरी चापेकर ने गोली मार दी। सरकार ने दमनकारी और साम्राज्यवादी नीतियां अपनाई। तिलक पर उनके लेखों और भाषणों के लिए मुकदमा चलाया गया। दामोदर को फांसी की सजा दी गई। प्राकृतिक प्रकोप से त्रस्त और आहत जनता के लिए ऐसे कदमों ने आग में घी का काम किया और असंतोष की भावनाएं और भी उग्र हो गई। अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियां भारत के हित के विरुद्ध थी, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या उद्योग हो। शिक्षा के कारण भारतीय शिक्षितों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, पर उनकी योग्यता के अनुकूल कार्य उपलब्ध नहीं था। सिविल सेवाओं में भारतीयों के प्रवेश की पद्धति बहुत जटिल थी और भेदभावपूर्ण थी। इसी कारण शिक्षित युवकों में असंतोष उत्पन्न हो गया। भारतीय उद्योगों को नियोजित ढंग से नुकसान पहुंचाया गया। इसका उद्देश्य था विदेशी माल को भारतीय वस्तु की तुलना में सस्ता करना। कुल मिलाकर भारतीय जनता का प्रत्येक वर्ग आर्थिक असंतोष के दौर से गुजर रहा था। प्राकृतिक प्रकोप, बेरोजगारी तथा सरकारी नीतियों ने एक असंतुष्ट वर्ग तैयार किया, जिसके पास अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उग्र पद्धति को अपनाने के अलावा कोई विकल्प ही न था। उग्र राष्ट्रीयता के उदय का एक अन्य कारण अंग्रेज़ों का भारतीयों के प्रति अहंकार युक्त व्यवहार भी था। दिन प्रतिदिन के जीवन में भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार ही किया जाता था। अनेक बार ब्रिटिश सैनिकों और अन्य व्यक्तियों ने भारतीयों के साथ घातक मारपीट भी की। कई बार आहत व्यक्ति मर भी गए। अंग्रेज अधिकारी दंड से बच गए या उन्हें बिल्कुल साधारण सा दंड दिया गया। ब्रिटिश उपनिवेशों, विशेषकर नेपाल और दक्षिणी अफ्रीका में भी भारतीयों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार असंतोष का एक अन्य कारण था। भारतीय
नेतृत्व के बढ़ते संतोष को और अधिक बढ़ावा और समर्थन तत्कालीन विश्व में होने वाली घटनाओं से मिला। 1896 में एबिसीनिया ने इटली को और 1905 में जापान ने रूस को पराजित किया। यूरोपीय जाति श्रेष्ठता का मिथक टूटने लगा। साथ ही स्वदेश के लिए बलिदान, आत्मत्याग और राष्ट्रीयता की भावनाएं जोर मारने लगी। भारतीय नेताओं को भी एहसास होने लगा कि स्वदेश के सम्मान के लिए जो त्याग और बलिदान किया जाता है उसके सार्थक परिणाम होते हैं। इसलिए भारतीय नेता आत्मविश्वास के साथ संपूर्ण सत्ता संपन्न ब्रिटिश शासन से संघर्ष के लिए तत्पर हो गए। साथ ही जब भारतीयों ने अंग्रेजी शासन में भाषा और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के माध्यम से मैजनी, बर्ग, गैरीबाल्डी और वाशिंगटन की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले भाषण पढ़े, अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध, आयरलैंड का संघर्ष, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का इतिहास पढ़ा, तो वे स्वतंत्रता की ओर बढ़े और उनके द्वारा उग्र राष्ट्रीयता का मार्ग अपना लिया गया। भारत में उग्रवाद के उदय के लिए यदि कोई एक कारण सबसे अधिक उत्तरदायी था तो वह था लॉर्ड कर्जन का शासन। लॉर्ड कर्जन ने 1891 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम पास कर कॉरपोरेशन में भारतीयों की संख्या घटाकर आधी कर दी। इसी तरह 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास कर विश्वविद्यालय के सीनेट और सिंडिकेट में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को कम कर दिया। उन्होंने निर्धन जनता पर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाए और इस धनराशि को सेना पर व्यय किया। लॉर्ड कर्जन का भारत और भारतीयों के प्रति व्यवहार बहुत अपमानजनक था। लॉर्ड कर्जन का सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य 16 अक्टूबर 1905 को किया गया बंगाल का विभाजन था। यद्यपि इस विभाजन के पक्ष में सरकार का तर्क था कि बंगाल जैसे बड़े प्रांत पर एक ही केंद्र के द्वारा शासन नहीं किया जा सकता और सुशासन के हित में उसका विभाजन आवश्यक है, किंतु वास्तव में बंगाल का विभाजन फूट डालो राज्य करो की नीति के अनुरूप किया गया। बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए और उसका विरोध करने के लिए बंगाल में तीव्र आंदोलन शुरू हो गए और शीघ्र ही इस पूरे भारत में फैल गए। यद्यपि बंगाल के विभाजन में कर्जन का उद्देश्य बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को कुचलना था, लेकिन व्यवहार में इस कार्य के परिणाम स्वरूप न केवल बंगाल परंतु संपूर्ण भारत में राष्ट्रीयता की अभूतपूर्व भावना को जन्म दिया। कांग्रेस में नेतृत्व के एक वर्ग में दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा था। अब तक की कांग्रेस नीति के प्रति मोहभंग हो रहा था। अब नेता स्वदेशी संस्कृति, धर्म, सभ्यता और शिक्षा को महत्व देने लगे थे। पश्चिमी शिक्षा संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर कोई राष्ट्र स्वाभिमान के साथ समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। सभी नेता अब अपनी संस्कृति को महत्व दे रहे थे। तिलक ने गणपति व शिवाजी उत्सव, विपिन चंद्र पाल ने काली व दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक उत्सवों का राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने के महोत्सव के रूप में प्रयोग किया और जनसाधारण को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने का प्रयास किया। इन नेताओं ने स्वदेशी के माध्यम से भारतीय जनता की आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावनाओं को पुनर्जीवित किया। इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप भारत में उग्र राष्ट्रवाद और कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवादी पक्ष का उदय होना बिल्कुल स्वाभाविक ही था। धन्यवाद।